ने कहा वो उसकी कार्यक्रम के निवेदनकर्ता और आयोजक मेरे प्रिय रामगौर जी, उनके साथ लगभग 45 या इससे ज्यादा समय हम लोगों का था। शरद जी को अपने अपने तरीके से सम्मान के साथ याद करते हुए सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मेरे से पहले के पूर्व वक्ता साथियों ने उनको अपने अपने तरीके से याद किया। मुझे भी बहुत लंबा वक्त, और अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 10 साल तक हम और वो एक ही जगह पर रह करके राजनीति करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य था। मैं बहुत घमंड के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे उनसे सीखने को मिली। जाति व्यवस्था को लेकर के मेरा प्रारंभिक दिनों में एक मार्क्सवादी नजरिया था कि भारतीय समाज में 2 वर्ग हैं, एक कमेरा एक लुटेरा। तब शरद जी के संपर्क में आने के बाद मुझको जातीय जो जिसका जिक्र मेरे प्रबुद्ध साथियों ने किया है, जो सामाजिक असमानता है, वो उतना ही बड़ा रोग है जो वर्ग व्यवस्था से पैदा होता है। इस जानकारी को देने में, बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ शरद यादव जी का योगदान, मैं इसको सबके सामने एडमिट करना चाह रहा हूं। और मेरा मिलन भी उनसे बड़ा इत्तेफाक है। 1978 में जनता पार्टी का युवा संगठन तैयार हो रहा था, और जैसा कि इस सभागार में भी बांट है, ऐसे ही समाजवादी आंदोलन के युवा संगठन में उसमें भी बांट। मधुलिमय के लोग राजनारायण जी के लोगों को समाप्त करने पे लगे थे, राजनारायण जी के लोग मधुलिमय के लोगों की गर्दन काटने में लगे थे, और आज ये वक्त आ गया कि दोनों की कटनी बचा ही नहीं। तो शरद यादव जी भी, उनके साथी चाहते थे, रवि ठाकुर जी यहाँ पे नहीं है, वो बिल्कुल मेन कैंपेनर थी कि शरद यादव जी को ही युवा संगठन की बागडोर मिलनी चाहिए, क्योंकि जयप्रकाश जी ने उन्हें इस ऐतिहासिक कार्य के लिए चुना। जनता पार्टी में जो चौधरी चरण सिंह का गुट था, जो सबसे बड़ा था, जिसके 100 से ज्यादा एमपी थे, मैं उसका प्रतिनिधि था और महामंत्री था। तो मैं अपने मित्र रमाशंकर सिंह के साथ भोपाल में था, तो चौधरी चरण सिंह का फोन आता है। हम उससे पहले राजनीति जी के एक सहयोगी थे, प्रोफेसर साहब विनय कुमार जी, उनके लिए मन बना चुके थे कि उन्हीं को युवा जनता का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। वो समाजवादी आंदोलन की गुटबाजी का एक हिस्सा था। तो चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, तुम लोगों को शरद यादव को सपोर्ट करना है। और मैं जो यहाँ प्रबुद्ध वक्ता करने उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इसमें चौधरी चरण सिंह समर्थक जो अध्यक्ष थे युवा जनता के, वो चौधरी साहब के मानने वाले थे, और उनके बड़े सहयोग से श्री शरद यादव जी को ऐसी सफलता मिली कि जो हमारे दूसरे साथी थे वो कमेटी बनाने लायक भी लोग नहीं जुटा पाए। 78 से लेकर के और बहुत लंबे समय तक हमारा साथ रहा। बिल्कुल ठीक मेरे से पहले के प्रबुद्ध नेता साथियों ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, जो पॉलिटिकल कमिटमेंट, उन पर कई तरह की चीजों का असर है। गांधी का उन पर बहुत असर है। मधुलिमय जी के साथ वो जेल में रहे थे,
तो विचारों की जो प्रखरता है और जो पैनापन है वो उनमें मधुलिमे में दिशा है। और पहले चुनाव के बाद जब वो दिल्ली में आए तो राष्ट्रीय स्तर पर जेपी उनको अपने साथ लेकर के देश भर में घूमते थे। 1980 में जब वो चुनाव में वहां पराजित हो गए, अब उसकी तो बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए तो कई दिन चाहिए कि किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। लेकिन मैं अपने समाजवादी विचारों से जो ताल्लुक रखने वाले कार्यकर्ता साथी हैं, अब ये बहस बंद होनी चाहिए कि राजनारायण गलत थे कि मधुलिमे गलत थे, शरद यादव ठीक थे कि लालू यादव ठीक थे कि नीतीश कुमार ठीक थे। आखिर तीनों किसी दिन साथ भी थे, तीनों के फैसले भी एक जैसे थे। जनता पार्टी में जनसंघ भी थी, जनता पार्टी में जनसंघ भी थी, और सभी ने उत्तर प्रदेश में मैं मुलायम सिंह जी के साथ था। पहली बार की शासन व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन। तो जो गैर कांग्रेस बात था लोहिया का, वो निखाली समाजवादियों के बलबूते पे नहीं था। 1967 में जो सरकार बनी थी, संयुक्त सरकार उत्तर प्रदेश में, आपको ताज्जुब होगा, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और जनसंघ भी थी। तो जो राजनीतिक अस्पृश्यता का दौर अब चला है वो विचारों की प्रखरता के साथ भी चला है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन जो गैर कांग्रेसवाद था उसमें तो जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी के रुस्तम बनारस के जो साथी होंगे, यहाँ पे रुस्तम सेठन मंत्री थे, मध्य प्रदेश के साथी होंगे, वहां पे कोई मध्य प्रदेश की सरकार में भी एक मंत्री थे सीपीआई के, और वीरेंद्र कुमार सक्सेना शायद मुख्यमंत्री जी, हाँ जी हाँ। तो एक दौर वो था, लेकिन जो दौर दोबारा शुरू हुआ उसमें जो विचारों की प्रखरता थी उसको डोमिनेट किया डॉक्टर अंबेडकर ने और डॉक्टर लोहिया के विचारों। और उन दोनों को मैं एक साथ मिला के इसलिए कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के लिए था, वो समरसता के लिए नहीं। समरसता तो है समाज में, इसको छोड़ोगे तो संग्राम होगा, जो छेड़ेंगे वो जातिवादी हो जाएंगे, नहीं छोड़ोगे तो समरस है ही समाज, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक तरीके से चलता। तो उस लड़ाई को लोकदल में जिसमें हम थे उसमें राजनारायण जी भी थे, मधुलिमे भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, बाबू कालदास भी थे, वगैरह वगैरह। लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, इन इलाकों में जो दिल्ली के आसपास का है, उसमें नौजवानों को लोहिया की, अंबेडकर की, समाजवाद की और कुछ हद तक धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति थी उसको सिखाने का काम नौजवानों को अगर किसी एक व्यक्ति ने किया तो वो शरद यादव। लोहिया के समय नहीं ये हो पाया, माफ करना, कि डॉक्टर अंबेडकर उस समय उत्तर भारत में नहीं आए। बीपी मौर्य साहब थे, मैं उनको याद करना चाहता हूँ, वहां के बाद के दिनों में मुझे उन्हीं से चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन उत्तर भारत में लेकर के डॉक्टर अंबेडकर को बीपी मौर्य आए थे, उसके बाद काशीराम जी और मायावती जी आई। खैर उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 80 के दशक से लेकर के और 2000 तक, और ये भी मैं चूंकि थोड़ा करीबी रहा हूं, मैं मेरे से ज्यादा भी करीबी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी चंद्रशेखर जी के साथ जाने लगे, चूंकि चंद्रशेखर जी का भी हम जिक्र करते हैं, फिर तो ये भी बहस किसी दिन हो जाएगी कि क्या उनको वीपी सिंह जी से अलग होना चाहिए था मंडल लगने के बाद। मुलायम सिंह जी का भी हम जिक्र करते हैं, मैं भी उनके साथ रहा हूं, फिर तो यह भी बहस हो जाएगी कि जब वीपी सिंह और शरद यादव और रामविलास पासवान मंडल कमीशन की रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई अनुशंसाओं को लागू कर रहे थे, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी को जाना चाहिए? तो इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इसमें कटता है और विभेद, और मैं चाहता हूं कि जो लुटे पिटे छठे कट्टे समाजवादी बच्चे हैं वो कम से कम इससे दूर हैं तो अच्छा ही। कुछ बचा भी नहीं है ज्यादा, विचार तो है, विचार नहीं कम होगा, समझे? विचार वो दुनिया भर में जो गांधी का दिया हुआ है, वो सत्याग्रह भी है और वो अहिंसा भी है। तो वो दौर मैंने शरद यादव जी का देखा, क्योंकि हम दोनों एक साथ रहते थे, तो उस प्रखरता को मुझे देखने का मौका मिला। तो हम पर अंतिम दिनों में उनका कमिटमेंट था, तो वो था सामाजिक न्याय। और मैं कहूं कि वीपी सिंह जी ने जब ये लगाया,
मैं जब चुनाव लड़ा था 91 का, तो मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा यार इसको शरद यादव रामविलास पासवान को अपने चुनाव में मत बुलाना, और शरद यादव मेरे चुनाव में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आए तो कबाड़ा भी हो सकता है, ये भी लोगों ने प्रचार कर दिया। क्योंकि मैं जो समाज का सामाजिक संरचना थी वहाँ की, गाजियाबाद की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसमें बैकवर्ड कास्ट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अपर कास्ट। तो मैं बहुत कम वोट से चुनाव हारा है 91 का, लेकिन शरद यादव की संगत मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रही बजाय चुनाव जीतने के लिए। मैं आपके बीच में कबूल करना चाहता हूँ। और धर्मनिरपेक्षता पर जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का सवाल था, तो मुलायम सिंह यादव की मजबूती को साथ देने के लिए सिर्फ शरद यादव खड़े। कई जगह जब हम लोगों ने रथ यात्राएं निकाली, उस समय भी मुलायम सिंह जी के साथ साथ शरद यादव जी को भी कई बार अपमानित भी होना पड़ा, कई बार संगठित बदमाशों की तरह की धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई का अगर कोई लंबरदार है तो वो मुलायम सिंह यादव। इसमें कम तो रहा है। मंडल कमीशन लगने का जमीन को उसको उतारने में लालू प्रसाद यादव जी को कौन आलोचना कर? 20 समाजवादी के बारे में था कि 2 साल से ज्यादा कहीं राजकाज नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने 20-21 साल करके दिखाया। समाजवादियों के बारे में जो अवधारणा थी ये भी टूटी। एंड अबव ऑल इन सब के बीच में सीमेंट करने का काम जो यादव ने किया वो कोई और नहीं कर सकता। वो सबको बैठा के उन्होंने साथ रखा। अभी इतिहास की विडंबना है और हम सब लोगों ने इसको क्रूरता के साथ देखा। और ये आपका देश भी ऐसा है, माफ करना, समाज भी ऐसा है। यहाँ तो रामचंद्र जी भी जब जा रहे थे वनवास में, तो अयोध्या से एक भी आदमी जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए शरद यादव अकेले थे, तो इसमें क्यों अफसोस कर रहे हैं? राम भी अकेला था, शरद जी भी अकेले थे, क्योंकि विचार की प्रखरता यहाँ कबूल नहीं। ये बुरा लगता है इस समय। और जब सत्ता छोड़नी हो विचार के साथ तो वो भी बुरा लगता है। अब अभी 6 बजे बगैर में बात कर रहे थे। तो आज का जो हमारे प्रिय राम भवन ने जो व्यवस्था की है, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अब शरद यादव पैदा भी नहीं होंगे। शरद यादव के पैदा होने के लिए, बढ़ने के लिए और आगे जाने के लिए जो फर्टाइल लैंड होती है वो मौजूद है। अब रामभोर गवाह है, और तो कोई उस समय का है नहीं। जीवित रहते हुए शरद यादव ने कभी जन्मदिन नहीं मनाया आपकी जानकारी। जब वो मंत्री बने तो कई धनाढ़ लोग बड़े बड़े बुके लेकर के उनके जन्मदिन पर आए, तो हमें पता लगे कि आपका जन्मदिन है। हमें पता नहीं लगा। 10 साल तक बाजू वाली चारपाई पर मैं सोया हूँ, मुझे शरद यादव का जन्मदिन मुझे नहीं पता लगा। लेकिन जब वो मंत्री बने तो कई लंबी लंबी गाड़ी वाले लेके आए बुके, तो क्या आगे शरद जी का जन्म है? मैंने कहा अभी पता नहीं, हो सकता है उनकी जो लिखी जाती है एंट्रीज की उसमें कहीं देखा हो। खैर, मनाया रामभोर आपने बहुत अच्छा किया। और उनकी जो सीख है, उनकी जो प्रखरता है, उनकी जो व्यग्रता है, उनकी जो छटपटाहट है, वो अब देखने को ना मिलती है ना मिलेगी। क्योंकि उनको साथ भी अच्छे लोगों का मिला। मधुलिमे जैसा त्यागी तपस्वी राजनीति में कहाँ मिले? किशन पटनायक जो लोहिया के बाद उन विचारों के सबसे प्रखर व्यक्ति थे, वो शरद यादव के आगे मकान में रहते थे जो वो एमपी बन गए। अब तो उसमें जीजा मिलेगा या फूफा मिलेगा या मामा मिलेगा या कोई और सब, या उसकी जाति के लोग मिलेंगे। शरद यादव के 36 बिरादरी के लोग हैं। अब नहीं है, अब तो रिश्तेदार हैं या बिरादरी के लोग हैं। किसी भी नेता के चले जाए, शाम के टाइम करीबन कोई 20-30-40 लोग चाय पीते थे, कुछ खाना भी खाते थे, कुछ तंबाकू वाले भी शरद जी की प्रिय आदत थी। लेकिन मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से उन्हें स्मरण करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फिर कोई ऐसा दौर आए कि शरद यादव जैसा कोई नेता फिर पैदा हो, ताकि जो दुखी जनता है, जो न्याय के लिए लड़ रही जनता है, उसको फिर कोई योद्धा मिले। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।